हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज क्लास 7 का टॉपिक है पार्ट 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो कि ये पार्ट 1 है जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पहली बार। और ये बहुत छोटा सा पार्ट है और एकदम ही कंप्लीट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। सबसे पहले है, जैसे पार्ट से ही क्लियर है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो दो ही परिवर्तन दिए हैं इसमें। भौतिक परिवर्तन क्या होता है ये आप 6th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। वैसे भौतिक परिवर्तन वह है जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जब आपको कोई परिवर्तन लिखने के लिए आता है बच्चों, तो उसमें सब आप भौतिक और रासायनिक में आप ये ध्यान रखें कि भौतिक में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यह अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी का मतलब है कि ये जब कोई रीज़न, परिवर्तन का जो रीज़न होता है उसको हटा दिया जाता है तो वो वापस अपनी पुनः अवस्था में, पुरानी अवस्था में आ जाता है। उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बाद में, जब उसका रीज़न, परिवर्तन के रीज़न को हटा दिया जाता है। अस्थायी होता है मतलब कुछ समय के लिए होता है। फिर भौतिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की पूर्व अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब पदार्थ की जो पूर्व अवस्था है, अगर हम परिवर्तन के रीज़न को हटा दें, कारण को हटा दें, तो पदार्थ की पूर्व अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय होता है बच्चों ये वाला साइन, कि ये इस दिशा में भी जा सकता है और अगर रीज़न को हटा लें तो ये इस दिशा में भी वापस आ सकता है। तो ये होती है उत्क्रमणीय रिएक्शंस। उदाहरण है इसका रबर बैंड को खींचना। अब आप देखिए, रबर बैंड को आप ऐसे खींचेंगे, बहुत ज़ोर के खींचेंगे तो क्या होगा, रबर बैंड खींचेगा और खींचने के बाद क्या होगा, वो वापस जब आप उसको छोड़ देंगे तो वो वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। फिर है स्प्रिंग को खींचना। स्प्रिंग के साथ भी सेम चीज़ होती है। जब आप उसको हटा देते हैं, खींचना छोड़ देते हैं, तो वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। फिर है ग्लूकोज का जल में घुलना। शुगर को अगर आप जल में घोलते हैं तो आपको लगता है कि वो घुल गई है, लेकिन वो भौतिक परिवर्तन है। कैसे? अगर आप उसको वाष्पित करेंगे तो क्या होगा कि उसके कण जो हैं वो उसमें दिखने लग जाएंगे। मोमबत्ती का पिघलना। पिघलना मतलब अगर मोमबत्ती पिघल रही है या मोम पिघल रहा है तो क्या होगा, पिघलने के बाद वो मोम ही तो बनेगा। वो ये तो है नहीं जितना मोमबत्ती में मोम था उतना ही वापस मोम बन जाएगा। तो वो क्या हुआ कि मोमबत्ती का मोम ही रहा, इसलिए वो भौतिक परिवर्तन है। देखो बच्चों, रबर बैंड का एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रबर बैंड है, इसको हमने खींचा, कितना बड़ा हो गया, लेकिन जब छोड़ेंगे तो वापस वो उसी शेप में आ जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। अब चूंकि नए पदार्थ बन रहे हैं, इसलिए क्या होगा, जब दो चीज़ें मिलाई हमने आपस में, ठीक है, उससे बन गया एक नया पदार्थ, तो क्या इसको वापस इन दो को पाया जा सकता है? नहीं पाया जा सकता। इसलिए क्या है, क्योंकि नया पदार्थ बन रहा है, इसी कारण पदार्थ की पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह है स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन मतलब कि जो परिवर्तन एक बार हो गया वो वापस चेंज नहीं हो सकता है, वापस अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता है, इसलिए इसको बोला गया है स्थायी परिवर्तन। ठीक है। यह अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब कि ये एक ही डायरेक्शन में होता है, इसे वापस इस डायरेक्शन में, इस दिशा में नहीं लाया जा सकता, तो इसलिए ये अनुत्क्रमणीय होता है कि एक ही दिशा में चलता है। उदाहरण है इसके मोमबत्ती का जलना। अब आप देखिए, मोमबत्ती जो है वो जल गई है, जलने के बाद क्या होगा, क्या ये मोम बचेगा? नहीं बचेगा। क्या होगा, जो मोम था वो तो गैस बन के उड़ गया, आग जली, हीट निकली, ऊष्मा निकली और प्रकाश निकला और वो खत्म हो गया। लेकिन क्या ये मोम बचेगा? नहीं बचेगा। इसलिए क्या हुआ, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कागज़ का जलना भी सेम है। कागज़ हमारा वाइट होता है, अगर इसको आप इसको जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये काला बन जाएगा, राख, कार्बन बन जाएगा। मतलब क्या उसको आप फिर से कागज़ बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद आता है बच्चों क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है,
आपने देखा होगा जब हम गुड़ बनाते हैं, गुड़ के लिए चीनी का घोल बनाते हैं, फिर उसको हम बहुत दिन के लिए रख देते हैं, मतलब गन्ने के रस का घोल जो बनाया जाता है उसे काफ़ी दिन के लिए गाढ़ा करके रख देते हैं, तो उसमें शुगर के पार्टिकल्स दिखने लग जाते हैं, कण दिखने लग जाते हैं, वो आपस में इकट्ठा होने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं उसके क्रिस्टल्स। जो इकट्ठा होने लग जाते हैं उनको बोलते हैं क्रिस्टल्स। तो किसी के शुद्ध तथा बड़े एमाप मतलब इनका कोई साइज नहीं होता है, तो शुद्ध तथा बड़े एमाप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। मतलब जो शुद्ध पदार्थ होता है वो आपस में इस तरह से जुड़ने लगता है। और जैसे ये विलयन है, सपोज कीजिए ये विलयन है, एक मिनट, सपोज कीजिए कि ये विलयन है, इसमें कुछ यहाँ है, ये इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, फिर क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे सारे। जब जुड़ जाएंगे तो ये इस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा इसका एक क्रिस्टल। इसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टलीकरण। उदाहरण है इसका कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनना। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में है, एक्सरसाइज में करवाऊंगी कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो इसलिए कीप वॉचिंग द वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, बाय।